हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टर है या फिर ये स्टॉक आप सोच रहे हैं लेने का या आपके कंसिडरेशन में है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप बैंकिंग सेक्टर को भी समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ही डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो भी इस वीडियो में हम दोस्तों डिटेल में समझाएंगे। और डेटा पर हर बार की तरफ फोकस रहेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल शब्दों में डेटा को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले एक छोटी सी हिस्ट्री बता देते हैं। देखिए, पहले ये आईडीएफसी बैंक हुआ करता था, फिर आईडीएफसी बैंक और एक एनबीएफसी थी कैपिटल फर्स्ट, तो इन दोनों का मर्जिंग होती है और मर्ज होके ये बनती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये मर्ज होता है दिसंबर 18 2018 को ये होता है। और इनफैक्ट आईडीएफसी बैंक भी जो बना था वो डी मर्जर से बना था। जो 5-6 साल पहले आप पहले देखते होंगे जब ये आईडीएफसी बैंक नहीं थी, तो आरबीआई ने बंधन बैंक को और आईडीएफसी इन दोनों को बैंक बनाने की इजाजत दी थी। तो उस समय आईडीएफसी लिमिटेड का शेयर ही ट्रेड करता था। फिर डीमर्जर होता है, फिर आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक दोनों अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं। बट फिलहाल अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो ट्रेड कर रहा है और फोकस उनका रिटेल बिजनेस पर है। ये रिटेल बिजनेस समझना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आप किसी भी बैंक को एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि बैंक को पैसा कहाँ से मिल रहा है। मतलब जो डिपॉजिट होते हैं, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है वो। और फिर उन पैसों को बैंक क्या करती है, लोन देती है, जिसे एसेट्स भी कहा जाता है। तो 2 नंबर में आपको क्या चेक करना है, आपको कि सामने जो लोन दिया है वो कैसा दिया है, कितना दिया है। और फिर तीसरे नंबर में क्या चीज आती है कि ये जो लोन दी है उनमें से कितना पैसा वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोन तो आप किसी को भी दे देंगे, लेकिन पैसा वापस भी तो आना चाहिए। और यही चीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक, सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो तकलीफ हुई थी कि वहां पर 1 नंबर सही था, लोगों का भरोसा था, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पैसा आ रहा था, लोन वो दे भी पा रहे थे, लेकिन लोन का पैसा वापस नहीं आ रहा था और उसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एस्पेक्ट है वहां डिस्कस करते हैं। बैंक का फोकस है रिटेल डिपॉजिट। रिटेल डिपॉजिट मतलब आपको हमको जो लोन जो या फिर जो हम जो डिपॉजिट लेते हैं या डिपॉजिट भरते हैं बैंक में, उसकी बात हो रही है। और ये देखिए, बैंक ने 584 बिलियन का अभी रिटेल डिपॉजिट है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। और यहां पर आपको मैं बता दूं, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को जनरली सक्सेसफुल माना जाता है। उन लोगों ने वेल्थ भी बहुत क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को। 5-10 साल के आप भी चार्ट्स देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा रीजन है कि उनका फोकस था आप पर, हम पर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिटेल जो डिपॉजिटर्स हैं, वहां पर उनका फोकस था। और देखिए, वही लाइन पर जा रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दूसरा जो होलसेल डिपॉजिट है वो थोड़ा कम हो रहा है, जिसको बैंक इसको पॉजिटिव ही मानेगी, क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट अकाउंट होंगे, क्योंकि क्या होता है 4-5 कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं बैंक में, बहुत ज्यादा अगर वो डिपॉजिट भी कर दे तो फिर बैंक के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक चीज आपको समझना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से जो है रिड्यूस हो रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सबसे सस्ते में कौन सा पैसा बैंक को मिलता है, कासा। तो ये टोटल डिपॉजिट का 48.3% है और ये बिल्कुल लेटेस्ट दिसंबर 2020 का डेटा है। और ये देखिए, मार्च 2018 में 11.5 था। तो इसका मतलब क्या है, बैंक के पास एडिक्वेट लिक्विडिटी है, मतलब पैसा है लोन देने के लिए। और डिपॉजिट्स भी आप जो देख सकते हैं यहाँ पर 78% जो है लेस देन 5 करोड़ है। तो इसको खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं। अब देखिए, जिसने 50 करोड़ 100 करोड़ की बैंक में अगर एफडी की हुई है, तो फिर थोड़ा बहुत बैंक को भी वो प्रेशर दे ही सकता है ना, कि भाई हमको लोन दे दीजिए, हमको कम रेट में लोन दे दीजिए, जो बैंक की शायद प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही बता रहा हूँ। और देखिए, टॉप 20, इसी चीज पर ये फोकस है, टॉप 20 डिपोजिटर्स है, अब वो कम रह गए हैं, 10% से कम रह गए, जो कि पहले 42% था दोस्तों। और यही चीज आप देख पा रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता हुआ।
तो बैंक को डिपॉजिट तो मिल गई, लेकिन सामने लोन क्या दे पा रही है? तो देखिए 32% का ग्रोथ हुआ है मार्च 2019 से दिसंबर 2020 में। आप देख पा रहे हैं 667 बिलियन का लोन दिया है। होलसेल लोन्स जो है कम हो रही है, जिसको फिर से मैं कहूं कि ये पॉजिटिव माना जाएगा। ये इनफैक्ट इंफ्रा एक्सक्लूडिंग इंफ्रा लोन है, और इंफ्रा लोन पर और ज्यादा कमी हुई है। और देखिए बहुत बड़ी जो बैंक्स में एनपीए हुए हैं, नेगेटिव चीजें हुई है। इनफैक्ट आपने स्टेट बैंक को भी देखा होगा, अभी तो चलिए डबल हो गया है, लेकिन 4-5 साल पहले देखिए स्टेट बैंक का स्टॉक ने कोई परफॉर्म नहीं किया था। रीजन था एनपीए लॉस में बैंक जा रही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स जो थे वो कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट अटक जाता है, किसी की भी गलती नहीं होती है दोस्तों, लेकिन प्रोजेक्ट अटक जाता है, तो उसकी वजह से बैंक को भी नुकसान एक तरीके से झेलना पड़ता है। तो फिलहाल अभी जो भी लोन्स है, एसेट्स है, वो फोकस कहाँ है? रिटेल में है। रिटेल मतलब कौन? आप है, हम है। देखिए 60% तक, जो कि बहुत ही पहले खाली 10% था। तो बैंक ने पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज किया हुआ है। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी। ये डेटा से घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आपको हम डेटा बता रहे हैं। कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछिए दोस्तों, कोई चिंता नहीं है। अब देखिए टॉप 10 जैसे डिपॉजिट के लोग जैसे रिस्क है, वैसे ही टॉप 10 बोरोवर्स भी रिस्क है। तो टॉप 10 बोरोवर्स भी अभी कम हो गए। तो मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक टर्म होता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क डाइवर्सिफाई यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट चीज है ग्रॉस और नेट एनपीए, मतलब 90 दिन तक कौन सा पैसा वापस नहीं आया वो नेट एनपीए में आ जाता है। तो जितना कम एनपीए हो उतना अच्छा। देखिए डिपॉजिट जितना अच्छा हो बहुत अच्छा है, लोन आपने सामने कितनी दी हुई है ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एनपीए आपका कम होना चाहिए। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ये कम होना चाहिए। लेकिन अब देखिए पिछली बार ये जो लॉन्ग टर्म जो एवरेज है 2.63 से 4.18, फिर देखिए नेट एनपीए 1.25 से 2.04। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनपीए तो बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, डेटा भी वही बोल रहे हैं बढ़ा है। और दोस्तों ये एनपीए बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है कोविड। कोविड के समय में आपको पता ही है बिजनेस बंद हो गए थे, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई थी, तो वो चीज की वजह से ये एनपीए का फिगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बैंक ने जो डेटा दिया है वो प्रोफोर्मा एनपीए दिया है। अब ये भी बता दूं आपको ये एनपीए क्या होता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अगस्त से पहले जो भी मतलब जो भी पैसा जो है कोई नहीं दे पाया उनकी मजबूरी के कारण, तो उनको एनपीए नहीं घोषित किया जाए अगस्त के बाद का, इनफैक्ट अगस्त के बाद। तो वो एनपीए अगर आप घोषित नहीं करते हैं तो फिर एनपीए का फिगर कम हो सकता है। लेकिन बैंक ने यहाँ पर पूरा ही एनपीए बता दिया कि चलिए उन लोगों को, चलिए हम ऑफिशियली तो नहीं बता सकते हैं एनपीए है, लेकिन हम अपने जो रिकॉर्ड्स है, इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स के लिए हम उनको एनपीए घोषित कर देते हैं। तो भविष्य में यही देखना रहेगा, और यही रिस्क भी रहेगा दोस्तों। पॉजिटिव हर जगह में नहीं होता है, रिस्क भी ये रहेगा कि एनपीए किस हिसाब से कम होते हैं बैंक में। तो इसके लिए Q4 का रिजल्ट, फिर अगला Q1 Q2, तो अगले 6-9 महीने तक आपको स्टॉक को देखना है, और उसका एनपीए कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है उसको देखना बहुत ही जरूरी है। ये है प्रॉफिट के आंकड़े, आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में थी, इनफैक्ट बैंक लॉस में थी, और वो बैंक Q4 से मतलब Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब पिछले साल 2000 जब 20 का जनवरी फरवरी मार्च जो था तब से लेकर अभी तक में, अभी आप देख सकते हैं 1.3 बिलियन के प्रॉफिट में है। लेकिन प्रॉफिट अभी कैसा रहेगा, जो एनपीएज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सब कैसा रहेगा, वो सब आगे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगली चीज है रिटेल यील्ड्स को समझना। देखिए ये 9 महीने का लेटेस्ट डेटा है, मतलब एक रिटेल जो भी डिपॉजिट या फिर जो लोन जिन्होंने किया है तो उससे बैंक 16% तक कमा रही है, और ओवरऑल आप देखिए तो 13% तक कमा रही है दोस्तों। ये एक चीज है, मतलब बैंक 16% तक कमा रही है, 13% तक ओवरऑल कमा रही है। लेकिन बैंक का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, मतलब जो खर्चा है, खर्चा क्या है बैंक का दोस्तों? आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में समझ लीजिए फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक के लिए तो एक लाइबिलिटी होगी, खर्चा हो गया, क्योंकि बैंक को तो आपको 6-7% आपको देना ही है सेविंग अकाउंट में, एफडी में। तो ये चीज हमेशा कम होनी चाहिए, यील्ड ज्यादा होनी चाहिए। देखिए ये ज्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा कम होनी चाहिए। तो ये देखिए अभी फिलहाल 6.4% है, और ओवरऑल 6.8% है, और ये ट्रेंड हम देख पा रहे हैं कि ट्रेंड एक तरीके से यहाँ कम की तरफ जा रहा है, जो कि ओके है। वैसे यील्ड भी हम देखें थोड़ी थोड़ी सी कम जा रही है, तो ये
फिर बहुत ही अच्छा इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट रेट भी अभी कम हो रहे हैं, तो ऐसा माहौल ही चल रहा है मार्केट में। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अब देखिए ये तो दोनों यील्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हो गया, फिर बाद में बैंक है, बैंक को एक ब्रांच रखनी है, इम्प्लॉइज रखने हैं, उनको सैलरीज देनी है, फिर ब्रांच में एसी है, फिर एसी में उसके खर्चे हैं, तो बहुत सारे जो भी दूसरे भी जो खर्चे हैं दोस्तों, तो इन सब खर्चों को अगर आप हटा दें तो क्या बनता है, क्या बचता है? वो बचता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और फिलहाल हमको 4.6% की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसको भी एक पॉजिटिव कहा जा सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इनफैक्ट ये टर्न अराउंड बहुत हद तक हो भी गई है, और वो हमको स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है, जो कि अभी आप 65-70 रुपीस के आसपास इसका स्टॉक प्राइस देख पाएंगे। लेकिन फिर भी Q4 Q1 मतलब ये अप्रैल मई जून 2021, फिर जुलाई अगस्त सितंबर कैसे एनपीए ट्रेंड रहते हैं, उसको आपको हमको दोनों को बिल्कुल देखना है। फिर ये एनआईएम जो है कितना बढ़ता है वो भी हमको देखना है, या घटता है, या फिर जो रिटेल की बात हो रही है, कहीं रिटेल में भी क्या डिफॉल्ट तो होने शुरू नहीं हो गए हैं क्या? डिफॉल्ट वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी डिपॉजिटर्स है, वहां पर उनको भी किस हिसाब से उन लोगों ने पैसा भविष्य में डालना है, तो वो भी क्या ज्यादा डाल रहे हैं या कम डाल रहे हैं? तो ये सब चीजों को देखना समझना बहुत ही जरूरी रहेगा दोस्तों। एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये वीडियो था, उम्मीद है आपको एजुकेशन मिली होगी, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो नीचे लिंक्स दी हुई है, आप अपने जो भी ब्रोकरेज है वहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, और आप हमारी तरफ से 300 रुपीज का कैशबैक भी पा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।